म्यूट नहीं किया होगा माइक? माइक किसका म्यूट नहीं है? म्यूट कर लो। The conditional operator is also known to be a ternary operator. We have done with the unary and the binary. Now it's a ternary operator. Ternary का मतलब है, बाइनरी का क्या मतलब था कि आपके एक ऑपरेटर के साथ दो ऑपरेंड्स होंगे। दो ऑपरेंड, इसमें तीन की दिस इज 1 and 2। टर्नरी का मतलब तीन होंगे। ठीक है, वी यूज अ 3 ऑपरेंड विद टर्नरी ऑपरेटर और अ कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर का सिंबल क्या है इसका? द सिंबल इज क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। दो डॉट का मतलब है कॉलन, और अगर मैं ये लिखूंगा तो दिस इज योर सेमीकोलन। तो इसमें डिफरेंस समझना, दिस इज योर कॉलन एंड दिस इज सेमीकोलन। बात समझ में आ गई है? So this is a symbol of your conditional operator, क्वेश्चन मार्क देन कॉलन। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे? क्वेश्चन मार्क से पहले एक एक्सप्रेशन आएगा, क्वेश्चन मार्क और कॉलन के बीच में एक एक्सप्रेशन आएगा, देन आफ्टर कॉलन एक एक्सप्रेशन आएगा। सो दिस इज योर एक्सप्रेशन 1, this is 2, this is 3. So it will require 3 expressions, so that is why this is ternary in nature. So conditional operator is also known to be a ternary operator. ठीक है, एग्जांपल देखो, जैसे दो नंबर में से ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है। वी हैव गिवन अ 2 नंबर्स a and b एंड वी हैव टू फाइंड आउट द ग्रेटर नंबर। जो भी ग्रेटर नंबर होगा उसको प्रिंट करा देंगे। सो एक्सप्रेशन 1 के अंदर हमेशा कंडीशन हम मेंशन करते हैं। एक्सप्रेशन 1 के अंदर हमेशा कंडीशन आती है। तो कंडीशन क्या है? अगर a b से बड़ा होगा, क्वेश्चन मार्क, क्या a b से बड़ा है? अगर बड़ा है तो मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन 2 में क्या कराऊंगा? प्रिंट एफ, इसके अंदर a प्रिंट करा दूंगा। कॉलन, अगर a बड़ा नहीं होगा तो सेकंड कॉलन के बाद वाला एक्सप्रेशन प्रिंट होगा, इसके अंदर मैंने लिखा प्रिंट एफ b। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन मार्क से पहले आपकी कंडीशन आएगी, जो भी कंडीशन इवेलुएट करना चाहते हो। क्वेश्चन मार्क के बाद पहली प्रिंटफ स्टेटमेंट और कॉलन के बाद सेकंड प्रिंटफ स्टेटमेंट। दिस इज क्वाइट इक्विवेलेंट टू द इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन जिन्होंने पढ़ी हुई है, इफ a इज ग्रेटर देन b, देन मेरे को प्रिंट कराना है यहाँ पे प्रिंटफ a, एल्स प्रिंटफ b। तो इफ एल्स को हम कंडीशनल ऑपरेटर से भी लिख सकते हैं बाय राइटिंग दिस। ठीक है, क्लियर है सबको? ये क्लियर है सबको घर बैठे जो? यस जी सर। यस सर, क्लियर है सर। यस सर। दिस इज योर कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, द लास्ट वन इज योर, कौन सा था लास्ट? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर आपका सिंगल इक्वल टू का सिग्नेचर है। ठीक है, सो हमेशा जो असाइनमेंट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट करते हैं। इफ आई एम राइटिंग a इज इक्वल टू b, देन आई एम असाइनिंग द वैल्यू b टू a, नॉट फ्रॉम a टू b। दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो हमेशा जो वैल्यू की असाइनमेंट होती है दैट फ्रॉम ओनली फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो b की वैल्यू a में असाइन हो रही है बाय यूजिंग द इक्वल टू साइन। डबल इक्वल टू लगाऊंगा तो क्या होगा?
इक्वालिटी के लिए चेक करेगा वो। कंपेयर हो रहे सर। कंपैरिजन हो जाएगा। फिर यहाँ फिर ये कंपेयर करेगा, ठीक है। तो सिंगल इक्वल टू इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर। इसकी सब कैटेगरीज देख लो कौन कौन सी हैं। If I'm writing plus is equal to, this is also your assignment operator. इसका मतलब क्या है? If I'm writing here as a plus is equal to 5, ठीक है, so this is your assignment operator. ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, ट्रीट कैसे करेंगे? दिस इज इक्वल टू a इज इक्वल टू a प्लस 5, दिस इज इक्वल a प्लस इज इक्वल टू 5 लिखो या a इज इक्वल टू a प्लस 5 लिखो, बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो आपको ऐसे ऑपरेटर्स भी, दिस इज ऑल्सो असाइनमेंट ऑपरेटर, इसकी जगह आप स्टार भी यूज करते हो, स्टार इज इक्वल टू a इज इक्वल टू स्टार इज इक्वल टू 5, ये लिखोगे तो इसका मतलब कि a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 5। ऐसे ही आप यहाँ पे डिवाइड यूज कर सकते हो स्टार की जगह, ऐसे आप यहाँ पे मॉडुलर सिंबल यूज कर सकते हो स्टार डिवाइड की जगह। ठीक है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा a मॉडुलस 5। ये क्लियर है स्टेप? अब एडवांटेज क्या है ऐसे लिखने में, उस लिखने में क्या फर्क है, दोनों का फर्क समझो। इफ आई एम राइटिंग इज इक्वल टू a इज इक्वल टू a प्लस 5 और मैंने लिखा a प्लस इज इक्वल टू 5, क्या दोनों की वैल्यूएशन में कोई फर्क है? नहीं है, क्योंकि आंसर दोनों का सेम आएगा यहाँ पे। ठीक है, बट कॉम्प्लेक्सिटी वाइज कौन सा लिखना बेटर है? देखो, जो हमने पहली स्टेटमेंट लिखी है, फर्स्ट स्टेटमेंट, इसके अंदर कितने ऑपरेटर यूज किए हैं टोटल? एक तो आपका ये प्लस यूज हुआ है, दिस इज योर अरिथमेटिक ऑपरेटर, एक आपका इक्वल टू यूज है, दिस इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर। तो टू ऑपरेटर कंप्यूटर इज टू बी इवैल्यूएटेड। सबसे पहले वो अरिथमेटिक ऑपरेटर को इवैल्यूएट करेगा, फिर उसकी वैल्यू असाइन करेगा एक। इसके अंदर दो तरह से इवैल्यूएशन हो रही है। लेकिन अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट कंसीडर करता हूँ, इस स्टेटमेंट के अंदर आपके कितने ऑपरेंट्स हैं, कितने ऑपरेटर हैं, सॉरी, दिस इज अ सिंगल ऑपरेटर, दिस इज अ सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके अंदर जो आपका एडिशन है और असाइनमेंट है वो एक साथ हो रही है। कंपाइलर को एक ही बार इस चीज को कंपाइलर को करना पड़ रहा है, दो बार इसको इवेल्युएट नहीं करना पड़ रहा। तो जो टाइम है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का वो कम हो जाता है इफ यू आर यूजिंग दिस स्टेटमेंट फॉर a is equal to a plus 5। instead of writing the a is equal to a plus 5 directly, you should write a plus is equal to 5। ठीक है, रिजल्ट वाइज दोनों का इक्वल आएगा, बट कॉम्प्लेक्सिटी वाइज, प्रोग्रामिंग की एग्जीक्यूशन वाइज, जब अगर हम स्पीड को मेजर करते हैं तो a प्लस इज इक्वल टू 5 इज बेटर देन टू बी a इज इक्वल टू a प्लस 5। ठीक है, ये क्लियर है कहानी? यस सर। इसी सर कंसेप्ट, क्लियर है। हाँ, इसी कंसेप्ट के ऊपर हमारा वो वाला क्वेश्चन बेस्ड था जो हमने उस दिन डिस्कस किया था, जिसका आंसर -6 आ रहा था हमारा। समझ में आ गई बात? उसको करके दिखाता हूँ मैं कैसे उसका आंसर +6 आएगा। स्टेटमेंट है किसी के पास? निकालिए, वो मैंने ग्रुप में पोस्ट करी थी, वो जो पीपीएस वाला ग्रुप है ना जिसपे अटेंडेंस भेजते हो, मैं भेजा था। हाँ, ये वाला मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ यहाँ पे, इंटीजर x इज इक्वल टू 10, y z इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x, सेमीकोलन, y माइनस इज इक्वल टू x माइनस माइनस सेमीकोलन, z माइनस इज इक्वल टू माइनस माइनस x, नेक्स्ट x माइनस इज इक्वल टू माइनस माइनस x माइनस, ये था दूसरा, ये क्या है? ठीक है, उठा ले,
ये आपका उस दिन क्वेश्चन था जो हम सॉल्व कर रहे थे। देखो कैसे सॉल्व होगा ये। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ इंटीजर x is equal to 10, y, z. These are the variable declaration। और जब भी वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं तो उसको सबसे पहले मेमोरी एलोकेट होती है। तो x, y और z को मेमोरी एलोकेट हो जाएगी बाय द कंपाइलर। तो x के अंदर 10 दिया हुआ है, y और z के अंदर अभी कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हुई है। ठीक है, तो दिस इज अ एग्जीक्यूशन स्टेप ऑफ स्टेप नंबर 1। सेकेंड वाली लाइन का मतलब क्या है? x की वैल्यू असाइन हुई है y को, इसका मतलब x के अंदर क्या पड़ा हुआ था 10। नाउ 10 इज कॉपी टू y, ठीक है, और y की कॉपी होगी किसके अंदर? z के अंदर। तो z के अंदर भी जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी। सो z इज ऑल्सो कंटेनिंग 10। यहाँ तक क्लियर है? फर्स्ट टू लाइन क्लियर है? Now moving to the third line. Yes, sir. सर उसने राइट टू लेफ्ट डाली वैल्यूज? राइट टू लेफ्ट ही डलती है असाइनमेंट। ठीक है सर। Now this is the third step. This is an important one to understand. यहाँ पे देखो कितने ऑपरेटर यूज हुए हैं। एक तो आपका ये है माइनस माइनस ऑपरेटर, दिस इज योर पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और एक ये ऑपरेटर है आपका, दिस इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर। तो हियर वी आर यूजिंग द टू ऑपरेटर, पोस्ट डिक्रीमेंट एंड द असाइनमेंट ऑपरेटर। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा हाई है? असाइनमेंट ऑपरेटर। किसकी ज्यादा हाई है? पोस्ट डिक्रीमेंट की। असाइनमेंट ऑपरेटर की सर। तो दो ही ऑप्शन है, एक नहीं होगा तो दूसरा होगा। असाइनमेंट ऑपरेटर हैज अ हाईएस्ट प्रेसिडेंस देन द पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो सबसे पहले आपका असाइनमेंट ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी कैसे एग्जीक्यूट होगी? असाइनमेंट ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? y इज इक्वल टू y माइनस x माइनस माइनस। यस, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस x की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस माइनस। तो 10 माइनस 10 इज 0। ठीक है, अब हमारे पास पोस्ट डिक्रीमेंट और एक ही असाइनमेंट है, तो पहले कौन सा चलेगा? ये पोस्ट डिक्रीमेंट है ना, ये वाला, और ये एक असाइनमेंट पड़ा हुआ है, तो पहले कौन सा चलेगा? असाइनमेंट चलेगा ना। तो जो रिजल्ट 0 आया है वो पहले असाइन हो जाएगा किसको? y को। तो y की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 10 से 0। उसके बाद पोस्ट डिक्रीमेंट चलेगा। पोस्ट डिक्रीमेंट किसके साथ एसोसिएटेड था? x के साथ। x की वैल्यू को एक क्या कर देगा? वो कम कर देगा, 9 हो जाएगी। ये स्टेप क्लियर है? यस, यहाँ तक क्लियर है कहानी? यस सर। Yes, sir. ओके, नाउ मूविंग टू द स्टेप नंबर 4। अब हमारे पास जो अपडेटेड वैल्यू है y 0 है, x 9 है और z 10 है। नाउ विल कंसीडर द दिस स्टेप, z माइनस इज इक्वल टू माइनस माइनस x। अब इसके अंदर कितने ऑपरेटर्स हैं? दो ऑपरेटर, एक तो प्री और एक है असाइनमेंट। किसकी ज्यादा है? हाँ, नाउ द प्री इंक्रीमेंट इज हाईएस्ट प्रायोरिटी ओवर द असाइनमेंट ऑपरेटर। तो पहले ये कैलकुलेट होगा। अब ये प्री ऑपरेटर किसके साथ अटैच है? x के साथ। तो x की वैल्यू को क्या करेगा? एक डिक्रीमेंट कर देगा, 9 से कितना कर देगा? 8। यहाँ तक कहानी क्लियर है? उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर चलेगा। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कहता है? z इज इक्वल टू z माइनस जो भी वैल्यू आई है इसकी। इसकी 8 आई है ना, तो z की वैल्यू कितनी है? 10। 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, और 2 असाइन हो जाएगा z को। तो इसका मतलब z की वैल्यू अपडेट होगी, कितनी होगी? 2। ठीक है, ये स्टेप क्लियर है सबको? ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ वी हैव लेफ्ट विद द लास्ट स्टेप। अब हमारे पास x के अंदर 8 पड़ा हुआ है, y के अंदर 0 है और z के अंदर 2 है। ठीक है, नाउ लास्ट स्टेटमेंट। लास्ट स्टेटमेंट क्या है आपकी? x माइनस इज इक्वल टू माइनस माइनस x माइनस x माइनस माइनस।
अब बताओ उसके अंदर कितने ऑपरेटर्स हैं। पहले ऑपरेटर देखो, एक ये आपका है, ये अरिथमेटिक है, ये पोस्ट है, पोस्ट, ये प्री है, ये आपका असाइनमेंट। प्रायोरिटी वाइज देखो किसकी ज्यादा प्रायोरिटी है, किसकी प्रायोरिटी है। सब में प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है? प्री की सर। प्री की। तो इसका मतलब प्री किसका एसोसिएटेड है? एक्स के साथ। एक्स की वैल्यू 8 थी, तो ये क्या कहता है कि इसकी एक्स की वैल्यू को 1 को डिक्रीज कर दो, कितना कर दो? 7 कर दो। तो ये प्री खत्म हो गया आपका ऑपरेटर। ठीक है, अब 3 बच गए हैं। असाइनमेंट है, अर्थमेटिक है और पोस्ट है। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? ये असाइनमेंट की ज्यादा ही है, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक की हाई है। तो पहले क्या चलेगा? अर्थमेटिक चलेगा। तो दिस वैल्यूएशन, तो ये क्या करेगा? दोनों एक्स को ये ऑपरेटर कैलकुलेट होगा। ठीक है, यानी कि इसकी यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि माइनस माइनस एग्जीक्यूट हो चुका है ना। इसका रिजल्ट कितना आया था? 7 माइनस एक्स की अपडेटेड वैल्यू कितनी उठाएगा? 7। तो दिस इज टू बी 7 माइनस 7 इज 0। और 0 के आगे अभी इसका पोस्ट पड़ा हुआ है, जो ये वाला लगा हुआ है। अब हमारे पास इसका काम खत्म हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी होगी है? अच्छा, ये वैल्यू किसको असाइन कर देगा? वो 0। अब कौन सा ऑपरेटर चलेगा? पोस्ट या कौन सा चलेगा? अब वही असाइनमेंट। सर असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कहता एक्स माइनस जीरो। है? एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो। माइनस 0 माइनस माइनस, क्योंकि ये पोस्ट पड़ा है ना अभी इसका। यस सर यस सर। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो चुकी थी हमारी? 7 हो चुकी थी। 7 माइनस 0 माइनस माइनस इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 7, माइनस माइनस इज इक्वल टू एक्स। अब हमारे पास दो ऑपरेटर है, पोस्ट और असाइनमेंट है। कौन सा चलेगा? पहले असाइनमेंट, यानी 7 असाइन हो जाएगा एक्स को। तो एक्स के अंदर जो वैल्यू रखी हुई थी 7 पड़ी थी ना, उसको ओवरराइट कर देगा, दोबारा से इसके ऊपर 7 डाल देगा। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा चलेगा? माइनस माइनस किसके साथ एसोसिएट है? माइनस माइनस एक्स के साथ। तो एक्स के अंदर क्या पड़ा है? 7। 7 को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा, 6 कर देगा। तो 6 वाई के अंदर हमारा 0 पड़ा था, जेड के अंदर हमारा 2 पड़ा था। तो आंसर वुड बी 6, 0 एंड 2। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। हाँ जी सर। सो इसी अकॉर्डिंग आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो द आंसर वुड बी योर 602। ठीक है, एक लास्ट ऑपरेटर देख लो, वो लिखवाए तो लिख लेना, कॉमा ऑपरेटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉमा ऑपरेटर, इसकी प्रेसिडेंस लिख लो, इसको असाइनमेंट से नीचे लिखना। कॉमा ऑपरेटर हैज अ लीस्ट प्रेसिडेंस, असाइनमेंट के बाद आएगा ये। सब पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के भी बाद आएगा ना ये? नहीं, उससे पहले। अच्छा। असाइनमेंट के बाद और पोस्ट से पहले। ठीक है, अब कॉमा ऑपरेटर कैसे यूज होता है? अच्छा, एक लाइन लिखो पहले, द कॉमा ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न द राइट ऑपरेंड वैल्यू टू द वेरिएबल। स्टार मार्क करके लिख लेना इसको। द कॉमा ऑपरेटर return the rightmost operand to a variable. Example देखो, if I'm writing here integer x is equal to 3,4,6 और printf x, तो क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे?
राइट मोस्ट से यहाँ पे 2 कॉमा ऑपरेटर लगे हुए हैं, ठीक है। तो जो उसका राइट सबसे राइट मोस्ट होगा, पहले 3 और 4 में से राइट मोस्ट कौन है? 4। फिर 4 और 6 में से राइट मोस्ट कौन है? 6। So 6 is to be assigned to variable x. जो आपने कोई एग्जांपल दिया इसमें 3 यूज ब्रैकेट लगाए, ब्रैकेट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाई है ना। अगर हम इसको विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे तो क्या आंसर आएगा? एक लाइन और लिख लो यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे इसकी ब्रैकेट हटा दी 3, 4, 6, तब आंसर क्या आएगा? आएगा सर शायद। नहीं, तब आंसर आएगा आपका एरर। यहाँ पे एरर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। नहीं, इसका कंसेप्ट लिखो। When comma operator is used at the time of initialization of a variable, when the comma operator is used at the time of initialization, it will treat as a separator. It will treat as a separator. तब ये कोई वैल्यू असाइन नहीं करेगा, ये एक एज अ सेपरेटर की तरह यूज होगा कॉमा ऑपरेटर। जैसे हम लिखते हैं ना कि इंटीजर a, b, c, तो ये आपके सेपरेटर की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जब वो रीड करेगा कंपाइलर, तो दिस इज रीडिंग लाइक अ सेपरेटर ओनली। तो इसको रीड करेगा इंटीजर x इज इक्वल टू 3, कोमा इंटीजर 4, कोमा इंटीजर 6। दिस स्टेटमेंट इज टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। और हमें पता है कि जब भी हम कोई इंटीजर के साथ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, दैट वेरिएबल शुड नॉट बी इन इंटीजर फॉर्म, दैट शुड बी इन कैरेक्टर फॉर्म। So due to these two integers declaration, it will produce an error because ये हमारी declaration variable की allowed नहीं है, ठीक है। ये बात क्लियर है? यस, ये कंसेप्ट क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है। एक और लिखो कंसेप्ट इसके साथ। इफ आई एम राइटिंग हियर एज अ इंटीजर x और x के नीचे मैं डाल रहा हूँ 3, 4, 6, तब आंसर क्या आएगा? Yes, no, the answer would be yes, क्या आंसर आएगा? The answer will be 3. हाउ? देखो ये स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होगी 3, 4, 6। इसमें कौन कौन से ऑपरेटर यूज हुए हैं? कितने ऑपरेटर्स हैं इसके अंदर, इस स्टेटमेंट के अंदर? देयर इज 2 ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और एक क्या है? कॉमा ऑपरेटर है, ठीक है। तो कौन सा एग्जीक्यूट पहले होगा प्रायोरिटी वाइज? असाइनमेंट। असाइनमेंट। तो इसका मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर किसके साथ जुड़ा हुआ है? x इज इक्वल टू 3। तो ये स्टेटमेंट इज रीडिंग लाइक दिस, x इज इक्वल टू 3, 4, 6, ठीक है। तो पहले x के अंदर वैल्यू असाइन हो जाएगी कितनी? 3। तो x के अंदर क्या आ गया? 3 आ गया। नाउ वी हैव लेफ्ट विद द 4, 6, ठीक है। तो कॉमा ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है हमेशा? सबसे पहले लाइन में क्या लिखा था हमने? राइट मोस्ट ऑपरेंड टू अ वेरिएबल। अब राइट मोस्ट इसका 6 है, तो ये 6 रिटर्न करेगा किसको? वेरिएबल को। बट यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है इसको एक्सेप्ट करने के लिए। बात समझ रहे हो? ठीक है। असाइनमेंट के बाद कॉमा ऑपरेटर चलेगा, बट कॉमा ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है हमेशा? राइट मोस्ट वेरिएबल रिटर्न, राइट मोस्ट ऑपरेंड रिटर्न करता है। बट रिटर्न किसको करता है? किसी वेरिएबल को। एक्स के अंदर तो 3 आ गया ड्यू टू दिस असाइनमेंट ऑपरेटर, बट 6 को पिक करने के लिए कोई वेरिएबल नहीं है यहाँ पे।
बात समझ में आ गई है? तो इसका मतलब ओनली 3 इज टू बी प्रिंटेड। ये कंसेप्ट क्लियर है? अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दी, नाउ व्हाट वुड बी द आउटपुट? हम्म, 6। हाउ? बिकॉज यहाँ पे 3 चीजें आ चुकी हैं, एक तो पैरेंथेसिस आ गई है, एक आपका कॉमा ऑपरेटर और एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो हमेशा याद रखना, हमेशा ब्रैकेट की प्रायोरिटी सारे ऑपरेटर्स में सबसे ज्यादा है। सबसे टॉप लेवल पे आप हमेशा ब्रैकेट्स बैठती हैं। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। ब्रैकेट के अंदर क्या है हमारा? कॉमा ऑपरेटर है। कॉमा ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है? राइट मोस्ट ऑपरेंड। तो 6 यहाँ पे रिटर्न करेगा। बात समझ में आ गई है? ये क्लियर है कंसेप्ट? यस सर। तो 4 यूज बताए मैंने कॉमा ऑपरेटर के, तो बड़ा ध्यान से लिख लेना अपने नोट्स में, क्योंकि चारों बहुत ट्रिकी हैं। छोटे छोटे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है वो। सर ये चीज तब हुई ना जब आपने डेटा टाइप पहले डिक्लेयर कर दिया। हाँ, ऊपर यहाँ पे ठीक है करोगे सर। तब भी 6 ही रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे कर रहे हो तो तब भी 6 ही रिटर्न करेगा। ठीक है, सारा खेल प्रायोरिटीज का है। अगर प्रायोरिटीज आपको असाइन करनी आ जाएंगी तो ऑपरेटर्स के अंदर कुछ भी नहीं है, बट इसकी प्रेसिडेंस याद रखो बस ओनली। सो ये क्लियर है? सारे ऑपरेटर्स क्लियर है अब आपको? 7-8 तरह के हो गए ना टोटल? यस। चलिए क्वेश्चन लिखो, इसके आउटपुट बताओ क्या है। एक तो बोला करो यार, तुम रिस्पॉन्ड नहीं करते बिल्कुल भी। इंटीजर b इज इक्वल टू 1, इंटीजर c इज इक्वल टू प्लस प्लस a, और b प्लस प्लस इंटीजर d इज इक्वल टू b माइनस माइनस एंड माइनस माइनस a, printf d कोमा c कोमा b कोमा a। बताओ क्या आएगा इसका आंसर? स्टेटमेंट सबको समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही तो पूछ लेना। सर बोलो। सर ये इंट सी और डी की स्टेटमेंट नहीं समझ आई। इसके अंदर ये इंट c इज इक्वल टू प्लस प्लस a, और ऑपरेटर है ये। बिटवाइज और किया था कल? सर सॉरी, लॉजिकल और। यस सर। तो दिस इज योर यस लॉजिकल सर। और। उसके बाद b प्लस प्लस। तो सर ये यहाँ पे कैसे काम करेगा? कैसे क्या काम करेगा? प्रायोरिटी देखो कैसी, किसकी क्या प्रायोरिटी है। देखो कल मैंने लिखवाया था, टेबल बनवाई थी उसकी, लॉजिकल और की, लॉजिकल एंड की। ये आपका जो है, ये आपका लॉजिकल एंड है। इसमें ये true और false है, ठीक है?
कैसे ट्रू या फॉल्स कैसे लिखना है? ट्रू और फॉल्स नहीं लिखने, ट्रू और फॉल्स, ट्रू है तो 1 रिटर्न करेगा, फॉल्स है तो 0 रिटर्न करेगा। दोनों में जब देखेगा पहले तो ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंस देखो, किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा, पहले कौन सॉल्व होगा। सेटिंग नहीं हो रही है अब तक। ये चल रहा है कंप्यूटर, कंप्यूटर चल गया ये। क्या आएगा? 4 वैल्यू प्रिंट करानी है, DCBA। ये अलग है, अलग है, अलग है। हाँ, कॉमन लगा नहीं हुआ इसका, ये मतलब है, ये तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया वैसे। हाँ, %D सर डी सी और ए 1 आएंगे, बी का नहीं पता बी क्या आएगा। क्या है? सर डी सी और ए ये तीनों 1 आएंगे, बी नहीं पता क्या आएगा। पता करो क्या आएगा। चारों बनाएंगे सर। चारों बनाएंगे। सर सी का 2 आएगा। सी का 2 आएगा। गलत है, अभी सबका गलत है, दोबारा कर। 0 2 इसको ना आप बना लग रही हैं आप, एक एक स्टेटमेंट रीड किया अगर, एक एक स्टेटमेंट में वैल्यू डाल के देखा। सी और डी खाली है अभी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट, एक एक लाइन एग्जीक्यूट करेगा तो ज्यादा क्लियर आएगा समझ में। हवा में ना करो क्वेश्चन। सर डी सी और ए 1 आएंगे, बी की वैल्यू 0 आएगी। रन करके देखा है, सॉल्व किया? नहीं सॉल्व किया है। डी सी ए की वैल्यू 1 है हाँ और बी की 0 आएगी। ठीक है। सर क्योंकि जो सी स्टेटमेंट है इंट सी, उसमें बी प्लस प्लस रीड ही नहीं होगा क्योंकि प्लस प्लस ए ट्रू हो चुका है ऑलरेडी। एग्जैक्टली करो, बाकी सारे करो। पहले वो कंसेप्ट रीड करो, लॉजिकल और लॉजिकल एंड वाले क्या कंसेप्ट था, टेबल क्या बनवाई थी, उसके अकॉर्डिंग होगा ये सॉल्व। लॉजिकल और क्या कहता है, अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू है तो सेकंड को रीड ही नहीं करेगा वो। तीन ऑपरेटर है ना, प्लस प्लस है, लॉजिकल और है, पोस्ट है और ये असाइनमेंट है, तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? ये प्री पहले इसकी है ना, पहले ये चलेगा, ए की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हो जाएगी, 2 होगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या चलेगा आपका, एक पोस्ट रह गया, लॉजिकल रह गया और असाइनमेंट। तो लॉजिकल की प्रायोरिटी ज्यादा है, लॉजिकल क्या रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो मैंने क्या लिखवाया था वहां पे कि एनी वैल्यू अदर देन 0 इज कंसीडर्ड टू बी ए ट्रू। तो ए की वैल्यू 2 है, 0 तो नहीं है ना, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू का मतलब 1 रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू होगी ट्रू, इसका मतलब ये 1 है। लॉजिकल और में जब भी पहला ट्रू हो जाता है तो उसके बाद वो कंसीडर ही नहीं करता उसको, तो ये तो चलेगी नहीं स्टेटमेंट, तो हमेशा 1 रिटर्न करेगा। 1 रिटर्न करेगा किसको, सी को, सी के अंदर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि आपके यहाँ पे 1 रिटर्न ट्रू रिटर्न की है वैल्यू। बात समझ में आ गई है? अब अगली स्टेटमेंट, बी की वैल्यू सेल, अभी कुछ हमने कोई छेड़खानी नहीं की क्योंकि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होती। ये इसके अंदर कितने, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये। पहले प्री चलेगा, प्री को एक माइनस कर देगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद लॉजिकल एंड चलेगा, लॉजिकल एंड की प्रॉपर्टी क्या है, इसमें अगर सिर्फ अगर दोनों ट्रू है तो ही ट्रू आएगा। हाँ, पहला फॉल्स हो जाता है तब वो आके कंसीडर नहीं करता, दोनों ट्रू है तब वो ट्रू है, तब इसको बी, ये क्या है, False हो जाएगा, zero हो ये जाएगा। सब चलेगा नहीं। बी, बी की वैल्यू क्या है, ओनली 1,
तो 1 का मतलब है कि आपके ट्रू है यहाँ पे कंडीशन, तो ये ट्रू है। अगला है चेक करेगा एंड ए के अंदर क्या पड़ा 1, 1 का मतलब ट्रू है, तो ये भी ट्रू है। तो ट्रू ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, ट्रू का मतलब 1 रिटर्न करेगा, तो डी के अंदर बना है। ठीक है, लेकिन अभी इसका पोस्ट वाला चलना है। अभी बी की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देगा, बी की रैंक 0 कर देगा। ठीक है, और इसका प्री चल चुका है, ये हो गया यहाँ पे। तो अब लास्ट वैल्यू क्या आई है इसमें प्रिंट में? ए की 1 थी ना यहाँ पे, बी की 0 कर दी थी ना यहाँ से, बी माइनस 1, सी की 1 और डी की 1। तो दिस इज योर डी सी बी ए। तो आंसर इज 1 1 0। हो गया सबका सोल्व? यस सर। यस सर। सबका आंसर आ गया 1 1 0 1। द लॉजिक इज Yes, sir. ओनली इन द थर्ड लाइन। थर्ड लाइन में लॉजिक यही है आपका कि पहली स्टेटमेंट अगर आपकी ट्रू हो जाएगी ये वाली, तो वो सेकंड को रीड ही नहीं करेगा। एज पर द टेबल जो मैंने कल बनवाई थी कि लॉजिकल और के अंदर अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है तो कंपाइलर सेकंड स्टेटमेंट रीड ही नहीं करेगा। सेकंड रीड नहीं करेगा तो बी की वैल्यू मॉडिफाई भी नहीं होगी। ठीक है, जो नीचे आके यहाँ पे डिक्रीमेंट लगाया है हमने, वो यहाँ पे बी की वैल्यू को 1 से क्या कर देगा, 0 कर देगा। किसी को समझ नहीं आया तो बेटा पूछ लो। हो गया, समझ में आ गई है? तेरे को आ गई है? आंसर आ गया 0? आ गया दोनों को? एक और लिखो क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट है इसमें? लॉजिक ऑल और हाँ यही होता है, कीबोर्ड पे ऐसे बनाओगे। चल ऐसे डाल ले बेटे। यहाँ किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो अगले क्वेश्चन में चले। Sir, no doubt. इंटीजर i is equal to 5, int a is equal to size of I plus plus printf I comma a। बताओ इसका क्या आएगा? Sir, 5 और 3, 5 और 3 आंसर आएगा सर। 3 कैसे आएगा? सर इंटीजर का साइज क्योंकि 2 रहेगा, और नहीं सर 5 और 2, 5 और 2, 5 और 2। सबका आ रहा है 5 और 2? यस सर, 5 और 2 आ रहा है। यही नहीं है, हाँ जी सर, 5 और 2। 6 नहीं आएगा, 5। इसमें ये कंसेप्ट लिख लो कि जब भी हम साइज ऑफ ऑपरेटर लगाते हैं तो उसके अंदर का कोई भी एक्सप्रेशन सोल्व नहीं होता। ठीक है, साइज ऑपरेटर ओनली रिटर्न करता है उसका साइज, जो भी हम वेरिएबल उसके अंदर लिख रहे हैं। अगर मैंने इसके अंदर कोई एक्सप्रेशन लिखा है तो वो सोल्व नहीं होगा। कौन सा एक्सप्रेशन सोल्व होगा? ओनली जो हम एरे की फॉर्म में इसके अंदर कोई डिक्लेयर करेंगे, ओनली दैट एक्सप्रेशन इज टू बी सोल्व। ये लिख लो लाइन साइज ऑफ ऑपरेटर प्रॉपर्टी के साथ, size of operator will only return the size of an variable, not an expression, until and unless the expression is in the form of array variable. Until and unless the expression is in the form of array variable. अगर मैं इसके अंदर साइज ऑफ के अंदर ब्रैकेट के अंदर कोई एरे वेरिएबल डिक्लेयर कर देता तब उसका वो साइज अलग से कैलकुलेट करता। ठीक है, अगर इसके अलावा मैं एरे के अलावा कोई भी एक्सप्रेशन इसके अंदर लिखता हूं तो वो कभी भी इवैल्यूएट नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके अंदर लिख दूं साइज ऑफ
5+3 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये ओनली इंटीजर वैल्यू यानी कि इसका साइज ही रिटर्न करेगा, ये एक्सप्रेशन सोल्व करके नहीं देगा। ये एक्सप्रेशन ओनली कौन सा सोल्व करके देगा, अगर इसके अंदर में कोई एरे वेरिएबल डिक्लेयर कर देता। एरे तो मैं भी पढ़े नहीं हुए तो पता नहीं लगेगा, ओनली एरे वेरिएबल को ही ये कैलकुलेट करता है साइज ऑफ ऑपरेटर, अदरवाइज ये ओनली उसका वेरिएबल का साइज ही रिटर्न करता है। ठीक है, सर मतलब अगर मैंने कैर नहीं सर मतलब अगर मैंने कैर ए 5 बनाया मतलब एरे बनाया तो उसकी वैल्यू 5 आएगी साइज ऑफ में। कैर ए 5 ब्रैकेट के अंदर 5। हाँ हाँ हाँ, तब उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर देते। ठीक है, ओके सर। बट अदर देन एरे कोई भी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेगा। ये जो बेटा कंसेप्ट है इनको स्टार मार्क करके लिखला करो, ये कहीं नहीं मिलेंगे बड़े उसमें है, और इनका तुम्हारी यूनिवर्सिटी एग्जाम से कोई लेने देना नहीं है। ये लिखो क्वेश्चन। है हाँ, दिख रहा है। बताओ इसका आंसर क्या है। कोमा जे, ये जे है सर हाई हेलो। है सर हाई आएगा खाली। सर हाई आएगा इसमें आंसर। ओके। 40 minus 10 is 30. 30 divided by 10 is 0. क्यों आएगा? ये डिवाइड सिंबल है, तुम्हें सिंबल्स की नहीं सर पहचान ये है, तो तो ये वो है ना मॉडुलस सिंबल फैक्टोरियल है। का रिमाइंडर हमें चेक करना होगा। फैक्टोरियल कहाँ से आया, ये फैक्टोरियल कहाँ से यूज कर रहे हो? नहीं सर वो परसेंट है, मॉडुलस। रिमाइंडर मॉडुलस चेक सिंबल करने क्या वाला रिटर्न सर। करता है? हाँ तो रिमाइंडर। फिर 30 रिमाइंडर 10 क्या है, 0 आएगा, 0 पे फॉल्स है, फॉल्स पे यस। हेलो प्रिंट होगा। अगर ये ट्रू होता तो हाई प्रिंट करता, फॉल्स है तो वो हेलो प्रिंट करेगा। ओके सर। ठीक है, क्लियर है, सिंबल्स की पहचान कर लो। चलो ठीक है, अब आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है, अटेंडेंस अपनी ग्रुप पे भेज देना।